डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 श्वसन रिस्पायरेशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एकदम परफेक्ट नोट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 श्वसन है, इसको आज हम आसान भाषा में और प्रॉपर वे में समझेंगे। इससे पहले मैंने जो चैप्टर नंबर 1 था पोषण, उसको पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर है श्वसन, सबसे पहले इसका हेडिंग है श्वसन। श्वसन को समझते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? तो श्वसन का मतलब है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन हम नाक के द्वारा हम लेते हैं शरीर में, और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी खाना हम खाते हैं, उसको वो तोड़ता है। किस किस में तोड़ता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर जल में, और फिर ऊर्जा में। जल और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए जो है वो लाभदायक है, यूजफुल है। बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेकार है, अपशिष्ट है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। तो ये जो है शरीर से बाहर फिर निकल जाता है। तो इस क्रिया को सम्मिलित रूप से हम श्वसन कहते हैं। फिर से हम समझाते हैं श्वसन क्या है। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जो भी भोज्य पदार्थ हम खाए हुए रहते हैं, उस भोज्य पदार्थ, सभी भोज्य पदार्थ किस रूप में होते हैं? तो लगभग ग्लूकोज के रूप में होते हैं। ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ता है। किस किस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और फिर ऊर्जा में। जल और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, यूजफुल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेकार है, हानिकारक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है, और जल, ऊर्जा जो है हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। ऊर्जा क्या करता है? जो भी हम अपने दैनिक जीवन में, रोज के ज़िंदगी में काम करते हैं, उसी ऊर्जा से, यही ऊर्जा से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा किस रूप में संचित होता है हमारी बॉडी में? तो एटीपी के रूप में। वो भी कितना? तो 38 एटीपी अणु। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो ये होता है हमारा श्वसन की क्रिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, इसको समझते हैं। ये है C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज का सूत्र। तो ग्लूकोज, जो भी चीज़ हम खाना के रूप में लेते हैं, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। बहुत सारे हमारे बॉडी में एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जल और ऊर्जा हमारे शरीर में रहता है, ठीक है। ऊर्जा क्या करता है? हमारे जीवन में जो भी काम होता है, मतलब हम अपने डेली लाइफ में, रोज के ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, उसमें ये ऊर्जा हेल्प करता है। जैसे चलना फिरना, बोलना, जो भी काम करते हैं, तो ऊर्जा हमें मदद करता है। और बाकी का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, ठीक। फेफड़े क्या करते हैं? उसे बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि ये जो है CO2, ये अपशिष्ट मटेरियल है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि पचे हुए भोजन, जो पचे भोजन है, पचे भोजन से प्राप्त जो ग्लूकोज मिलता है C6H12O6। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो पोषण था, भोजन को खाने से लेकर पचने तक का क्रिया को समझा दिया है, पढ़ा दिया है चैप्टर 1 में। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जो भी भोजन खाए थे, वो भोजन का पाचन हुआ, और पाचन होने के बाद ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचित हुआ, जमा हुआ। तो इस ग्लूकोज का अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन, जो सांस लेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, मतलब तोड़ेगा, विखंडित कर देगा। और तोड़ने के बाद क्या करेगा? ये एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा, मतलब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इस ऊर्जा का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं, ठीक ना। इसी को सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? कहते हैं श्वसन कहते हैं, ठीक। उम्मीद है श्वसन समझ में आ गया होगा। तो श्वसन क्या है?
श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के अंदर बचे भोज्य पदार्थ ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, देखिए, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकालते हैं। और श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर निकालते हैं। ठीक, श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब जो श्वसन की क्रिया होता है उसमें जब भोज्य पदार्थ जो भी हम खाए हुए रहते हैं, जो पचा भोज्य पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज है ये, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक, और इसी ऊर्जा से हम अपना दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, जो भी चलना फिरना, टहलना, उठना बैठना, बोलना, सारी क्रिया इसी ऊर्जा से संचालित होता है। तो ये ऊर्जा कितना उत्पन्न करता है? तो 38 एटीपी। 38 एटीपी ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है और यही ऊर्जा हमें दैनिक जीवन में काम करने में सहायता करता है। उसके बाद है शरीर। जो हमारा शरीर है, शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है, क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होता है वो वायवीय श्वसन की क्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है। ठीक, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब समझते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन का प्रकार, एक होता है वायवीय श्वसन, ठीक, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम इंग्लिश में एरेबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं और अवायवीय श्वसन को एनएरेबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वायवीय श्वसन, श्वसन की ऐसा क्रिया जो वायु की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और अवायवीय मतलब श्वसन की वो क्रिया जिसमें जो क्रिया होगा श्वसन का वो वायु के अनुपस्थिति में होगा, मतलब वायु नहीं रहेगा। तो ये हुआ श्वसन का दो प्रकार, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब है सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वायवीय श्वसन को, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन रहेगा तभी वायु की उपस्थिति में ये श्वसन होगा। ठीक, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होता है। ऊर्जा कितना? तो 38 एटीपी। 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ है, तो ये निकल जाएगा, यहाँ से फेफड़ा तक जाएगा, फेफड़ा फिर नाक से बाहर निकाल देगा वायुमंडल में। ठीक है, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का मतलब क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो बहुत ज़्यादा है, तभी तो हम किसी काम को कर पाते हैं। ये था वायवीय श्वसन। अब समझते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? तो अवायवीय श्वसन जो है ये श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है, मतलब जहाँ वायु नहीं हो वहाँ ये श्वसन की क्रिया होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है आंशिक विखंडन होता है, बहुत मतलब बहुत कम, क्योंकि वायु है नहीं। जब वायु नहीं है तो ग्लूकोज का विखंडन होगा नहीं पूरी तरीके से। जब पूरी तरीके से ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। इसी वजह से जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल कंटेंट में, क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में होता है विखंडन। और इसमें क्या होता है? तो जब ग्लूकोज का विखंडन नहीं हुआ पूरी तरीके से तो इथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कम मात्रा में फिर ऊर्जा उत्पन्न होगा। मतलब कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब उत्पन्न होता है, और अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा, कहें तो 2 एटीपी, मतलब 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। तो बहुत कम हो गया 38 के तुलना में 2। लेकिन इसमें क्या उत्पन्न होता है ज़्यादा? तो इथेनॉल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर के मतलब जो हमारा शरीर होता है उसमें दर्द उत्पन्न कर देता है। ठीक। जैसे कि हम कहीं पर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो जब ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए, मुझे ज़्यादा मात्रा चाहिए। ठीक। तो उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, अवायवीय श्वसन लमसम होने लगता है, उस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जम जाता है, जिसके वजह से शरीर में क्रश होता है, दर्द होता है। ठीक। उसके बाद है अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में होता है। देखिए, वायवीय श्वसन जो होता था कोशिका द्रव के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। लेकिन यहाँ जो अवायवीय श्वसन है वो केवल कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तभी होगा जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगा। ठीक। अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा, करीब 2 एटीपी जो है उत्पन्न होता है। ठीक। जैसे ये सब क्रिया किस में होगा, तो यीस्ट है, खमीर है, इन सारी चीज़ों में ये अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। अब समझते हैं ये जो ग्लूकोज है इसका विखंडन कैसे होता है। ठीक। तो ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इस ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो ये पायरोवेट प्लस बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम, लगभग 2 एटीपी के बराबर, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। फर्स्ट बार यहाँ पर जो विखंडन हो रहा है वो कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज का विखंडन जब फर्स्ट टाइम कोशिका द्रव्य में हुआ तो क्या हुआ, पायरुवेट और 2 एटीपी ऊर्जा में ये बदल गया। 2 एटीपी ऊर्जा मतलब बहुत कम ऊर्जा हुआ। पायरुवेट क्या है, तो इसको समझिए। जैसे ग्लूकोज होता है कार्बन का 6 अणु, उसी तरह से पायरुवेट जो होता है वो कार्बन का 3 अणु होता है। कार्बन के 3 अणु को पायरुवेट कहते हैं और कार्बन के 6 अणु को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 स्थिति होता है, 3 केस होता है। ये 3 स्थिति क्या है, तो पहली जो स्थिति है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और तीसरा जो है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो होता है इसमें क्या होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, करीब 2 एटीपी में ये उत्पन्न होता है। ठीक। ये घटना किस में होता है, तो जैसे ईस्ट हुआ, खमीर हुआ, तो इन सब में ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये घटना घटता है। ठीक। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ठीक। दूसरा है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया कहाँ होगा, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया करके मतलब रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो 3 कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा ऊर्जा। और ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में, करीब 38 एटीपी ऊर्जा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है इसी वजह से, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। फिर है तीसरा यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में कब होता है क्रिया, जैसे मान लीजिए कि जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं ऊंचाई पर ऊपर चढ़ रहे हैं, छत पर चढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, या कहीं ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि उस समय ऊर्जा ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हम क्या करते हैं, मुंह से, नाक के अलावे मुंह से भी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव हो गया उस केस में। तब फिर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊर्जा जो है ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो मतलब ऊर्जा का कमी पड़ जाता है जब ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुंह के साथ साथ, मतलब नाक के साथ साथ हम मुंह से भी लेना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही तब जाकर दूसरे दिन पता चलता है कि पेशियों में दर्द हो जाता है, नहीं, शरीर में दर्द हो जाता है, जैसे जांघ में, कमर में, पैर में, तो ये दर्द हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय लैक्टिक अम्ल जम जाता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो ये था ग्लूकोज का विखंडन 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट तो कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में जब हुआ तो पायरुवेट और एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा में टूटा। फिर अब यहाँ से 3 केस में हुआ। ये पायरुवेट क्या है, तो 3 कार्बन अणु को पायरुवेट कहते हैं। 3 केस क्या क्या है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो क्रिया हुआ उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त हुआ बहुत कम, ये ईस्ट या खमीर में घटना घटा। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा स्टेप है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा
38 एटीपी में मिला। फिर ऑक्सीजन के अभाव में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के अभाव में जब हम कहीं ऊंचाई पर जैसे पहाड़ों पर या छत पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि उस समय हमें ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो नाक के अलावे हम मुंह से भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होने के कारण हमारे शरीर में मतलब जो पेशी होता है मांसपेशी उसमें दर्द हो जाता है। दर्द होने का कारण है कि लैक्टिक अम्ल जम जाता है शरीर में। ठीक है, अब समझते हैं पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन कैसे होता है? जैसे मानव में श्वसन हुआ ठीक उसी तरह से पौधे में भी श्वसन होगा। तो पौधे में श्वसन जो होगा वो विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा पादप अपने श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात के समय में सूर्य की अनुपस्थिति, जब सूर्य नहीं उगते हैं तो क्या होता है कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। इसी कारण से कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। होता क्या है कि पौधे में जो श्वसन होता है किस तरह से होता है समझिए। पौधे में जो श्वसन होता है विसरण के द्वारा होता है। ठीक, पौधा क्या करता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये दिन का क्रिया हुआ, जब सनलाइट रहता है तब, सूर्य का प्रकाश तब। जब रात के समय में सूर्य नहीं उगता है, सनलाइट नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वृक्ष के पास जाते हैं तो थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, गर्म लगता है। इसी कारण से कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे जो है नहीं सोना चाहिए। ठीक, तुलसी और जो पीपल का पेड़ है ये दिन और रात दोनों समय प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब दोनों समय जो है रात और दिन चौबीसों घंटा क्या करता है, ये ऑक्सीजन देता है। ये दो पौधे ऐसे हैं, पेड़ मतलब पीपल के पेड़ और तुलसी का पौधा, ये वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और अच्छे होते हैं। देखिए, अतः पौधे में श्वसन की क्रिया 3 अंगों के द्वारा होता है। पौधे में जो श्वसन की क्रिया होता है, जैसे हम लोगों के शरीर में श्वसन अंग जो होता है वो सिर्फ एक है। श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, और नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाते हैं, तो एक है श्वसन अंग। लेकिन पेड़ पौधे में जो श्वसन का अंग है वो 3 होता है। कौन कौन सा? तो देखिए, फर्स्ट तो है पत्ती। फर्स्ट क्या है? पत्तियों के द्वारा श्वसन। दूसरा है तने के द्वारा श्वसन, और तीसरा है जड़ों के द्वारा श्वसन। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होता है स्टोमाटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वायुमंडल है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पत्ती के द्वारा क्या हुआ? श्वसन हुआ पौधे में। ठीक, कि पत्ती में जो उपस्थित रंध्र है वो रंध्र क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। फिर तने के द्वारा श्वसन। तने के द्वारा श्वसन कैसे करता है पौधा? तो तने में जो वात रंध्र होता है वो वात रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है। ठीक, और तीसरा है जड़ों के द्वारा श्वसन। तो जड़ों में जो सूक्ष्म मूल रोम होता है वो क्या करता है? मिट्टी के कणों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा है, पेड़ है मान लीजिए ये। ठीक, तो पेड़ में देखिए ये क्या है? ये जड़ है। जड़ में भी ये छोटे छोटे जो है ये क्या है? तो ये मूल रोम है। ये मूल रोम है। ये मूल रोम क्या करता है? मिट्टी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ये खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो जड़ के द्वारा भी शोषण हुआ, फिर तने के द्वारा शोषण हुआ, फिर पत्ती के द्वारा शोषण हुआ। तो पौधे में शोषण 3 प्रकार से हुआ। ठीक, अब समझते हैं रंध्र। रंध्र क्या है? ठीक है, तो रंध्र जो है स्टोमाटा, वो पत्ती में बहुत सूक्ष्म छिद्र होता है। जो पेड़ पौधे के पत्ती होते हैं उन पत्ती में सूक्ष्म छिद्र होता है, उसी छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। रंध्र का कार्य क्या है? तो रंध्र के 2 प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, वो फर्स्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये विसरण करता है, मतलब आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। दूसरा इसका वर्क क्या है, काम? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में ये काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालने में ये काम करता है, रंध्र पहला। और दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया में देखिए कि रंध्र के द्वारा, जो रंध्र होता है उस रंध्र के द्वारा 90% पानी को
बाहर निकाल दिया जाता है वाष्प के रूप में, और 10% ही मात्र पौधा यूज करता है। ठीक है, अब आता है जंतुओं में, जो जंतुओं में श्वसन अंग होता है उसके बारे में समझते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। श्वसन अंग का मतलब जिस अंग से वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग होता है। देखिए, जंतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। फर्स्ट जो है वो है श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा कौन कौन सा जीव जो है श्वसन की क्रिया करता है? तो मच्छर हुआ, कॉकरोच हुआ और टिड्डा हुआ। ये सभी जो है जंतु, जीव, ये इसमें जो श्वसन अंग होता है वो श्वास नली या ट्रेकिया होता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हर हाल में बनते हैं जंतुओं में श्वसन अंग से। ठीक, तो मच्छर, कॉकरोच, टिड्डा, ये सब में श्वसन अंग क्या होता है? तो श्वास नली या फिर ट्रेकिया होता है। ठीक है, दूसरा है गिल्स। गिल्स जो श्वसन अंग होता है वो किस किस जीव के होते हैं? तो मछली हुआ, ऑक्टोपस हुआ, ये सब में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। ठीक, क्योंकि मछली जो होते हैं वो पानी में रहने वाले जंतु है, तो पानी में जो घुले ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को उसमें उसके गलफड़े में जो गिल्स होता है उस गिल्स से ऑक्सीजन को वो अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है और फिर श्वसन की क्रिया में वो इस्तेमाल यूज कर लेता है। ठीक, उसके बाद है फेफड़ा के द्वारा। तो फेफड़ा के द्वारा कौन कौन सा जीव श्वसन की क्रिया करता है? तो फेफड़ा के द्वारा जैसे मानव, शेर, सांप, पक्षी, ये उच्च जाति के जीव हैं, जटिल जीव है, तो इनमें जो है श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि मनुष्य के श्वसन अंग, मनुष्य में जो श्वसन अंग है उसको समझते हैं। तो ये हुआ नासाद्वार जिससे ऑक्सीजन प्रवेश करता है वायुमंडल से, और यहाँ से फिर आता है ये ट्रेकिया में, ट्रेकिया से होते हुए फिर चला आता है ब्रोंकस में, इसको यहाँ से चले आते हैं ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से फिर जो है ये वाला यहाँ से जो है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस से जो एक और फूटा हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसमें चले जाते हैं, और ब्रोंक्यूल से बहुत सारे जो है बैलून की तरह जो है होता है जिसको हम वायुकोश या फिर कुपिका कहते हैं, वहाँ ऑक्सीजन चले जाते हैं। ठीक, और फिर वहाँ से फिर वो ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड में फिर ऑक्सीजनेटेड हो करके फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वापस फेफड़े में आता है, फिर फेफड़ा फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये प्रोसेस होता है मनुष्य के श्वसन अंग का। तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो इम्पॉर्टेंट क्या है? वो फेफड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने बताया कि फेफड़े के द्वारा कौन कौन सा जीव सांस लेता है, तो फेफड़े के द्वारा जो सांस लेने वाले जो जंतु है वो है मानव, शेर, सांप, पक्षी, ये जटिल जीव होते हैं। तो इनमें श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। तो वही चीज़ मुझे पढ़ना है, मनुष्य के श्वसन अंग। तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो है क्या? फेफड़ा है। ठीक, अब समझते हैं श्वसन की क्रिया क्या है। श्वसन की क्रिया में देखिए, श्वसन की क्रिया 2 विधि द्वारा होता है। पहला तो प्रश्वास होता है, इंस्पायरेशन, मतलब हुआ वायुमंडल से हवा नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है, और फिर जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारे खून में मौजूद उपस्थित हीमोग्लोबिन है जिसके वजह से खून लाल दिखता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो ऑक्सीजन है वो कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, मतलब जो कोशिका में स्टोर ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का विखंडन करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका निर्माण हो जाता है। मतलब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा और जल का होगा। तो जल ऊर्जा हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट हो गया। वो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा तब इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रश्वास कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको? प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, अब उच्छ्वास क्या होता है? तो उच्छ्वास होता है, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके पुनः फेफड़ा तक पहुंचता है, और फिर फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। फिर से समझते हैं प्रश्वास क्या होता है। तो प्रश्वास जो होता है, श्वसन की क्रिया 2 विधि से होता है, एक प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास। ठीक, प्रश्वास क्या होता है? प्रश्वास इंस्पायरेशन। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल से हवा नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है, और फेफड़े में पहुंचकर
फेफड़ा से पर फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो कहाँ पहुँचता है, कोशिका तक पहुँचता है। कोशिका में जो ग्लूकोज होता है उसको आप विखंडन करता है। विखंडन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस क्रिया को यहाँ तक क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। अब देखिए उच्छ्वास में क्या होगा, उच्छ्वास में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ा तक पहुँचेगा और फेफड़ा से फिर क्या करेगा, फेफड़ा नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। तो प्रश्वास और उच्छ्वास उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ पर हमने स्टेप के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है, इसको समझते हैं। देखिए स्टेप 1 में ये है प्रश्वास का। स्टेप 1 में क्या है, प्रश्वास का। वायु नाक के द्वारा फेफड़ा में पहुंचा, फेफड़ा से फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिका तक पहुंचा। ठीक, फिर हीमोग्लोबिन क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। ये एग्जाम में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है कि जो कोशिका में ग्लूकोज है उसका विखंडन कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो जल और ऊर्जा का हमारे शरीर में कम है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड अब बन गया, तो ये तो अपशिष्ट बेकार हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो उच्छ्वास क्रिया होता है, उच्छ्वास में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ। वो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा तक पहुँचता है। फिर फेफड़ा वायुमंडल में नाक से बाहर निकाल देता है। तो ये हुआ उच्छ्वास की क्रिया और ये हुआ प्रश्वास की क्रिया, प्रश्वास की क्रिया। ठीक है, तो ये था हमारा श्वसन की क्रिया। अब समझिए श्वासोच्छ्वास ये क्या है। तो श्वासोच्छ्वास जो है, जैसे प्रश्वास तथा उच्छ्वास की क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो श्वासोच्छ्वास जो है वो प्रश्वास प्लस उच्छ्वास को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है, इसको समझते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ होता है तो उसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था श्वसन। इसको हमने आज डिस्कशन कर दिया कंप्लीट नोट के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम जल्द ही इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा परिवहन, उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।